Hello everyone, my name is Dr. Dileep Kumar and I'm founder of CMT, Center of Mental Therapy, and also the instructor of this diploma in mental therapy. Diploma in mental therapy is a 3 months diploma and which has been launched in Karachi, Pakistan. But throughout Pakistan, the physiotherapists are joining. This diploma is 3 months accredited from UK, and this is only for physiotherapists from third year physiotherapy students to graduates. They can join. Well, for the more information, you can visit the Center of Mental Therapy on Facebook, on Insta, and on Google directly, and you will find the updates. Let's begin द क्लास वन ऑफ दिस डिप्लोमा। ये जो डिप्लोमा 3 मंथ्स का इसकी जो पहली क्लास थी जो कि कल ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, उसकी क्लास वन थी और उसका पहला जो टॉपिक था, जो पहला चैप्टर था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैनुअल थेरेपी, इंट्रोडक्शन टू मैनुअल थेरेपी। एंड द बुक यू आर वाचिंग, जो आपको बुक दिख रही है, बेसिकली दिस इज वन ऑफ माय बुक, रिव्यू बुक ऑफ मैनुअल थेरेपी बाय डॉक्टर दिलीप कुमार, एंड उसका ये चैप्टर वन है। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे, सो इट वुड बी इजियर टू लर्न this diploma or any manual therapy technique. You must have a basic concepts to be cleared about the manual therapy. What I explained, manual therapy is simply the updated version of the physical therapy, and manual therapy is not different as compared to the physical therapy. It's just simply the updated version of the physical therapy. Well, तो इंट्रोडक्शन टू मैनुअल थेरेपी जो कि चैप्टर वन है, उससे हम आगाज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनुअल थेरेपी का जो पहला टॉपिक है, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इंट्रोडक्शन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, the orthopedic medicine, which is specializes in the diagnosis and treatment of the musculoskeletal condition. The physical therapy specialty is the orthopedic manual therapy is an important part of the orthopedic medicine. ऑर्थोपेडिक मेडिसिन ज्यादातर डील करती है जितने भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से। और जो फिजिकल थेरेपी की स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्थोपेडिक मेडिसिन के लिए। एक ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है और फिजिकल थेरेपी में ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी है, मतलब जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल की कंडीशंस हैं उनमें ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी रोल प्ले करती है, उनकी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को डायग्नोस बनाने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए। Much of the OMT, orthopedic manual therapy, is devoted to the evolution and treatment of the joints and related to soft tissue disorder. ज्यादातर OMT जो orthopedic manual therapy है, वो evaluate and treat करती है joints and related soft tissue disorder। जितने भी joints की disorder है और उनसे related soft tissue जितने हैं उनकी disorders को treat करने के लिए evaluate मतलब उनको examine या detail में diagnose या indirectly assess करने के लिए। One of the primarily treatment method is mobilization, primarily used for hypermobility, जिसमें से एक treatment method जो कि explained है is mobilization, which was primarily used for the hypermobility। अभी भी ये यूज होता है। पहला का एक मिसाल दिया गया कि hypermobility के लिए, मतलब जो रेंज लिमिट हो जाती है किसी जॉइंट की, उसके लिए पहले मोबिलाइजेशन यूज होती है, अभी भी मोबिलाइजेशन यूज होती है, लेकिन पहले भी उनमें से एक वन ऑफ देम treatment method is explained, is titled simply OMT कैल्टनबॉर्न एवजेंथ। कॉन्सेप्ट जो है, नाम ही बता रहा है कि ये दो डॉक्टर्स ने या जो दो पर्सन्स ने मिलके इसको कॉन्सेप्ट दिया। द कैल्टनबॉर्न एवजेंथ, कैल्टनबॉर्न द फ्रेडी कैल्टनबॉर्न एंड एवजेंथ द ओलेफ एवजेंथ कॉन्सेप्ट, ये दोनों ने मिलके, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन द फ्रेडी कैल्टनबॉर्न एंड ओलेफ एवजेंथ। दोनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्डिक काउंटर यूनियन 1954 में एज अ joint testing and treatment। नॉर्डिक काउंटर यूनियन में इन 1954 में ये कॉन्सेप्ट इन दोनों ने मिलकर दिया था, ज्वाइंट टेस्टिंग एंड मेजरमेंट के नाम से। लेटर ये फिर बाद में चेंज होता गया, वेयर इट वाज नोन एज अ मैनुअल थेरेपी एडी मोडम कैल्टनबॉर्न पैलेस को इस कॉन्सेप्ट से नाम जाना जाता था, और बाद में चल के ये नॉर्डिक में दिया गया था, इसलिए नॉर्डिक सिस्टम या नॉर्वेजियन सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता था। OMT concept is basically physical therapy treatment which is based on the concept from some domains। OMT जो concept है वो physical therapy का treatment तो है, लेकिन वो कुछ डोमेन में डिपेंडेंट है, डोमेन से लिया गया। वो कौन कौन से डोमेन है? स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ट्रेडिशनल फिजिकल थेरेपी है, ऑस्टियोपैथी है, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है, एंड फर्दर द इनोवेशन ऑफ द मेनी थेरेपिस्ट हु हैव प्रैक्टिस्ड मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत सारे डोमेन्स को मद्देनजर रखते हुए चलता है, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर ये बना है। कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ क्या क्या इस कॉन्सेप्ट में वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन से लिए गए, उसके डोमेन्स को भी ये डील करता है।
कुछ ट्रेडिशनल फिजिकल थेरेपी से, ऑस्टियोपैथी से, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन से। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली रिलायबल या इफेक्टिव या बेस्ड ऑन सर्टेन डोमेन्स। ये कॉन्सेप्ट क्या है उनको हम देखते हैं। पहले ओएमटी प्राइमरली फोकसेस ऑन द मैनुअल जॉइंट टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। ज्यादातर प्राइमरली जो डील करता है ओएमटी कॉन्सेप्ट बेसिकली वो मैनुअल जॉइंट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बेस्ड है ये बेसिकली। अब वो क्या है उसको हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कल्टनबॉर्न एविजेंट कॉन्सेप्ट क्या है। द स्टोरी ऑफ ओएमटी कल्टनबॉर्न एविजेंट अप्रोच टू द मैनुअल थेरेपी बिगिन इन 1940 में ये स्टार्ट हुआ था। देन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसेबल्ड सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर डिसेबल होते थे, जख्मी होते थे, उनके ट्रीटमेंट से ये बेसिकली आगाज हुआ था। उनको ट्रीट करते वक्त ही ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था। एंड द स्पाइनल डिसऑर्डर पेशेंट्स वे आर द मोस्टली, अब जितने भी सोल्जर डिसेबल्ड हुए या उनकी स्पाइन अफेक्टेड हुई, स्पाइनल डिसऑर्डर्स के पेशेंट थे, ज्यादातर वहां पे क्या किया जाता था, वेयर द मोस्टली मसाज विद मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन वर यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट। तो ज्यादातर उनमें मसाज के साथ मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन एज अ ट्रीटमेंट पर्पस यूज होता था ज्यादातर, ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट मेथड विद एन एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट, और फाइनली उसको एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स कराई जाती। हाउएवर दीज रिजल्ट्स वर नॉट मच सेटिस्फैक्टरी। हालांकि ये जितने भी मसाज विद मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट्स, ये ज्यादातर सेटिस्फैक्टरी नहीं थे बेसिकली। In Norway, Dr. Freddy Kaltenborn turned to work with डॉक्टर जेम्स मेडल। नॉर्वे में डॉक्टर फ्रेडरिक कैंटलबोन काम करते वक्त डॉक्टर जेम्स मेडल का जब उन्होंने काम देखा, जो कि एक फिजिशियन ऑफ ऑर्थोपेडिक मेडिसिन थे, एंड देन डॉक्टर जेम्स सीरेक्स जो कि एक फिजिशियन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन थे, ठीक है, बोथ एट द सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन द लंदन। उनका जब उन्होंने काम बेसिकली देखा तो अर्ली 1950s में, 1950s के दौरान डॉक्टर फ्रेडी कैल्टनबोर्न वेंट टू लंदन, वो लंदन गए टू ऑब्जर्व द जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स ऑफ डॉक्टर मेनल एंड टू स्टडी विद द डॉक्टर सीरे। तो ये डॉक्टर जैन मेनल की जॉइंट मोबिलाइजेशन की टेक्निक देखने के लंदन, और उन्होंने काम भी किया डॉक्टर जेम्स सीरे के साथ। अपॉन हिज रिटर्न, जैसे ही वो वापस आते हैं, ही गॉट अप्रूव टू टीच द सीरेक्स अप्रोच टू नॉर्वे। वो जैसे नॉर्वे वापस आते हैं तो सीरेक्स के साथ काम करके आए, तो उनको एक परमिशन ऑफिशियली मिल जाती है कि आप सीरेक्स की अप्रोच भी नॉर्वे में सिखा सकते हैं। तो डॉक्टर फ्रेडी कैल्टनबोर्न ने 1955 में डॉक्टर सीरेक्स विजिटेड द नॉर्वे टू अप्रूव द कोर्सेज। उन्होंने वापसी डॉक्टर जेम्स सीरेक्स थे लंदन से, उन्होंने वो नॉर्वे आए, उन्होंने कोर्सेज को अप्रूव दिया कि आप लोग ये टीचिंग करवा सकते हो अंडर द सुपरविजन ऑफ Freddie Kaltenborn in his approach, and to instruct and examine the first physical therapist to complete those studies. The focus of Kaltenborn concept was the translated joint play movements about the treatment plan, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ज्यादातर Kaltenborn का जो concept था वो joint play movements के ऊपर था, about the treatment plan जो कि concave surface पे होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर इवोल्यूटिंग मोबिलाइजिंग जॉइंट, जॉइंट को इवोल्यूट करना कि वेदर वो हाइपोमोबाइल है या हाइपरमोबाइल है, एंड फाइनली अगर जिस तरह की भी हाइपोमोबाइल है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना, एंड मोबिलाइजिंग द जॉइंट सिंपली। द यूज ऑफ द ग्रेड ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट के जितने भी ग्रेड्स होते हैं, हम ग्रेड्स पढ़ते हैं, ग्रेड 1 2 3, कैल्टनबोर्न के भी ग्रेड 3 हैं, इसको भी हम देखेंगे। द यूज ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द मूवमेंट, द कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, ये भी कैल्टनबोर्न ने दिया था, एंड 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजिशनिंग, जो 5 तरह की जॉइंट पोजिशनिंग है, जिसमें से 3 हमने उनको मेंशन किया हुआ है, रेस्टिंग, उसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द जॉइंट मूवमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट, मतलब जिस तरह हम सेल्फ एक्सरसाइजेस रिकमेंड गाइड करते हैं पेशेंट्स को, एंड ergonomic principles apply to protect the therapist, and lastly ergonomic principle, ताकि डिफरेंट गैजेट्स और डिफरेंट टूल्स यूज किए गए वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंगली, ताकि थेरेपिस्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लो रिस्क थेरेपिस्ट टेक्निक्स उनको हम बता सके। So it emphasized the functional evolution of the locomotor system and the biomechanical treatment of the dysfunction, जो कि डिफरेंट तरीके से यूज हुए। किन पर्पस में ये बेसिकली ज्यादा फोकस था, ये जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था, सिम्टम्स को रिलीव करना, अल्टीमेटली पेन को रिड्यूस करना, रिलैक्सेशन ऑफ अ मसल स्पैज्म, अगर मसल स्पैज्म है तो उसको रिलैक्स करना, और अल्टीमेटली जो शॉर्टेंड स्ट्रक्चर है, चाहे वो कनेक्टिव है या मस्कुलर है या अदर देन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रेच देना, द स्ट्रेचिंग ऑफ द शॉर्टेंड जॉइंट एंड मसल कनेक्टिव टिश्यू। So starting in 1960, Dr. Freddie Keltenborn present the manual therapy courses to physical therapists। 1960 में उन्होंने manual therapy के courses physical therapist को जो है वो provide किए, मतलब officially launch किए from the Nordic countries। From 1962 physician attended as well। 1962 में physician ने भी ये manual therapy के courses जो है वो attend किए थे।
एंड इन 1958 ऑनवर्ड दी ओलेफ एजवेंथ जो केल्टनबॉर्न कॉन्सेप्ट की सेकंड कह लें कि वन ऑफ द कोलैबोरेटर है इस कॉन्सेप्ट में, अ स्किल्ड नॉर्वेजियन प्रैक्टिशनर who also added the muscle stretching and coordination training with the Kaltenborn method. जो Kaltenborn का मेथड चल रहा था joint testing and mobilization वाला, या उसके जो छोटे मोटे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, उनमें इन्होंने ओलिव एजवेंथ ने बेसिकली, जो कि नॉर्वेजियन प्रैक्टिशनर, उन्होंने मसल स्ट्रेचिंग और कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके साथ एड किया, जो कि मिलके आगे जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसका नाम है बेसिकली, वो जाके बना. एंड एवजेंथ also modified the special exercises for the patient use at home with auto mobilization का और auto stabilization का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, या ऑटो स्ट्रेचिंग का. एंड फाइनली इन देखिए 1940 से वो आगाज हुआ, फिर 1945 फिर 52 में उन्होंने केल्टनबॉर्न ने मैनुअल थेरेपी पढ़वाया, टीचिंग स्टार्ट की. 58 में ओलेफ एजवंत भी टिल देन वहां पे जो नॉर्वेजियन है प्रैक्टिशनर थे, वो भी काम करते हैं, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए. फाइनली जाके 1973 1973 में ये कॉन्सेप्ट ओएमटी केल्टनबॉर्न एजवेंथ कॉन्सेप्ट दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया वर्ल्ड दुनिया के सामने. आफ्टर द सेवरल ट्रीटमेंट सेशन करने के बाद, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट सेशन और सेमिनार, सेशन थेरेपिस्ट के लिए या क्लिनिक पे पेशेंट्स के ऊपर, और सेमिनार में प्रेजेंट करने के बाद ये जाके उन्होंने 1973 में दुनिया को प्रेजेंट किया. और फाइनली 1990 में 1990 में Evgens introduced the symptom alleviation testing to localize the lesion and improve the symptom provocation testing, and this made the evaluation more specific. और 1990s में एजवेंथ ने सिम्टम्स एलिवेशन को भी इंट्रोड्यूस करवाया, लीजन्स को लोकलाइज करने के लिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, पेन को इम्प्रूव करने के लिए या पेन को कम करने के लिए बेसिकली उन्होंने 1990 में इंट्रोड्यूस कराया. ओवर द इयर्स ओएमटी केल्टनबॉर्न एजवेंथ जो कॉन्सेप्ट था, जो दोनों ने मिलकर दिया था, बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेनी फिजिकल थेरेपिस्ट. बहुत सारे फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजिशियन ने वो अप्लाई भी किया पेशेंट के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आ चुका था मार्केट. और फाइनली उनकी अप्रूवल या उनकी फीडबैक्स के बुनियाद पे जो IFOMT इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेटिव थेरेपी ने उसको अप्रूव किया. On the basis of these feedback from the several physical therapists and the physician, and finally इसको एक officially educational and certification standard पे रखा 90s के बाद. हिस्ट्री, अब थोड़ा सा उसकी हम हिस्ट्री को देख ले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि किस तरह दो बंदों ने जाके कॉन्सेप्ट दिया. हिस्ट्री ये बताती है कि OMT is not a new concept and it is one of the ancient concept in the medical field cited by the Hippocrates. मतलब इन्होंने तो 1940 से आगाज किया, बट हिस्ट्री जो है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी की या ओवरऑल मैनुअल थेरेपी की, बेसिकली वो उससे भी काफी पुरानी है. हिपोक्रेट्स को भी देखा गया 470 से लेकर 377 BC का ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली. इन हिज कॉर्पस हिपोक्रेटम एक उनका टॉपिक वगैरह या कॉन्सेप्ट होगा जहां पे उन्होंने ये मेंशन किया. एंड देन सोर्सेस इन द ईयर टू फॉलो द मैनिपुलेशन पास्ट एंड प्रेजेंट बाय पीरियड एज. मतलब ये उससे भी पुराने बेसिकली कॉन्सेप्ट है, लेकिन नो डाउट जो आपको एविडेंस बेस अप्रूव कराता है या उसको एक ऑफिशियल लॉन्च करता है एज अ कोर्सेज के तौर पे, वो क्रेडिट OMT कॉन्सेप्ट को 90s 50s के बाद, इनफैक्ट 1973 के बाद जब वो अप्रूव हुआ फाइनली. Shares and Gem series, they contain a detailed history of manual therapy. The physician Galen, जो Gladius, वो what उसके बारे में ये कहा जाता है, his first recorded method of the manual therapy technique जो दी थी वो Galen ने दी थी. The practitioner use of their hand for the spinal treatment. और उसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं. Well, अभी तक ट्रैक्शन कंबाइंड विद मैनुअल मोबिलाइजेशन, ये भी गैलन की कलेक्शन से लिया गया है. पहले हम मोबिलाइज तो करते थे पहले के टाइम में, लेकिन ट्रैक्शन के साथ मोबिलाइज करना, जिस तरह मोबिलाइजेशन मूवमेंट के साथ मोबिलाइज करना MWM कॉन्सेप्ट ब्रांड मुलिगन ने दिया था, दैट्स हाउ ट्रैक्शन के साथ मोबिलाइज करना गैलन की कलेक्शन से मिलता है. इतना पुराना, इतना जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है काइंड. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए. नेक्स्ट 200 years, however, the method was used in the folk medicine. मतलब आगे भी 2 साल की हिस्ट्री है जब ये मार्केट में आया या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. मैनिपुलेटिव टेक्निक्स दे वर रीइंट्रोड्यूस, वक्त के साथ साथ चलते हुए इनमें काफी मॉडिफिकेशंस आई, तो ये अगेन रीइंट्रोड्यूस करा दी गई ऑन सर्टेन एविडेंसेस. मैनिपुलेटिव टेक्निक्स दे वर रीइंट्रोड्यूस टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड इन द 19th century में बाय द अमेरिकन फिजिशियन एंड्रयू टेलर, still the 1822 to 1917, still देखें हम 90s नहीं घुसे,
90s के बाद तो 1940s के बाद 1970 के बाद ओएमटी कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत कुछ कुछ फीचर्स हमें पुराने मिलते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, हाउएवर ओएमटी कैल्टनबोन का जो कॉन्सेप्ट था, कॉल्टन कैल्टनबोन और एविजेंस का कॉन्सेप्ट जो था, वाइडली एक्सेप्टेड एंड एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ द फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपिस्ट उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, बट देयर वर सर्टेन फीचर एंड कॉन्सेप्ट in many years, in many cases to physical therapy practice which are now widely accepted and practiced. मतलब काफी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया एंड दे आर वेरी इफेक्टिव स्टिल राइट नाउ टुडे इन 2024 आई एम टॉकिंग अबाउट। उनके जो कॉन्सेप्ट है वो स्टिल यूज होते हैं इनडायरेक्टली। दैट्स व्हाई द कैल्टनबोन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द मैनुअल थेरेपी, वी कैन कॉल, उनको कहा जाता है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट आज तक भी यूज होते हैं। जिस तरह कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल मैकॉर्नल ने दिया था, सर मॉडिफाई किया था कैल्टनबोन ने, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट शॉर्ट लीवर लॉन्ग लीवर वो हम पढ़ेंगे आगे चलते हुए। तो कुछ फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं। दी बायोमैकेनिकल अप्रोच टू द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, बायोमैकेनिकल जो अप्रोचेस होती है लॉन्ग लीवर शॉर्ट लीवर, वो ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में कैसे यूज होती है, ये कॉन्सेप्ट भी पहले ही दिया गया। तो प्रीवियसली इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या होता था कि long lever rotational movements were involved whose compressive forces were not safer for the joints where the movement was going on। मतलब पहले long levers कॉन्सेप्ट होते थे जिसकी लेवरेज आर्म या जो फलक्रम से आपका लोड है, जो लीवर आर्म है बेसिकली, वो अगर जितना ज्यादा लोड दूर रखा होता था फलक्रम से, डेफिनेटली दे आर नॉट मच, दे वर नॉट सेफर। लेकिन उस वक्त शॉर्ट लीवर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग उसको यूज करते थे। तो पहले के टाइम में लॉन्ग लीवर कॉन्सेप्ट यूज होता था। एंड इन द अर्ली 90s 1990s में आने के बाद द जेम्स मिनल एमडी इंट्रोड्यूस द शॉर्ट लीवर ट्रेडिशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स। शॉर्ट लीवर मैनिपुलेशन टेक्निक्स का कॉन्सेप्ट आया 1990s के बाद, विच वर मोर इफेक्टिव एंड लेटर वाज डेफिनेटली लॉन्च करने का मकसद ये है कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द जॉइंट डैमेज। जॉइंट डैमेज की जो पॉसिबिलिटी थी, जो रिस्क था, वो बहुत ही कम था शॉर्ट लीवर में, इसीलिए ये जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। और फाइनली जाके लेटर इट वाज अडॉप्टेड बाय द नॉर्वेजियन मैनुअल थेरेपिस्ट इन 1954। फाइनली 1952 में नॉर्वेजियन जो मैनुअल थेरेपिस्ट थे उन्होंने भी कहा यार लॉन्ग लीवर का कॉन्सेप्ट छोड़ के शॉर्ट लीवर को यूज किया। विद द पेसेज ऑफ टाइम लोगों ने अडेप्टेबिलिटी लोगों में आती गई और नो डाउट एविडेंस बेस्ड था, लो रिस्क ऑफ इंजरी थी, लो रिस्क ऑफ जॉइंट डैमेज था, तो 1952 में भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 1954 में जहां पे फ्रेडरिक कैटलबोन इंट्रोड्यूस अपना कॉन्सेप्ट करवाया, उसके साथ ट्रांसलेटरिक बोन मूवमेंट्स in the form of linear translation and gliding with respect to the treatment plan। treatment plan जो कि इसका कॉन्सेप्ट है joint translated bone movement concept इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और वो भी वाइडली एक्सेप्टेड था। टू फर्दर रिड्यूस द जॉइंट कंप्रेशन फोर्स, जितने भी जॉइंट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ रहे थे लॉन्ग लीवर से शॉर्ट लीवर से, वो फाइनली ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले में उसमें भी जो फोर्स का जो डैमेज का रिस्क था वो कम होने लगा। तो ट्रांसलेटेड जॉइंट बोन मूवमेंट्स जो कॉन्सेप्ट है वो भी कैल्टनबोन ने 1954 में दिया था। So they redefined their approaches to eliminate the rotatory forces on extremity joints and by 1991 had accomplished the same for spinal manipulation। पहले उन्होंने ये ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पेरिफेरल जॉइंट्स के लिया 1991 के बाद, क्योंकि 1990s में तो आईएफएम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी ने भी उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली जाके 1991 के बाद ये स्पाइन के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट आने लगे। फिर बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द फॉर्म द कोर ऑफ द एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ। अब ये जो बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल्स थे, ट्रांसलेटिक जॉइंट प्ले मूवमेंट, शॉर्ट लीवर ओवर द लॉन्ग लीवर, कॉन्वेक्स के रूट, इन्होंने एक बेसिक कोर बना लिया, एक काइंड ऑफ द फॉर्म क्रिएट कर लिया कि भाई मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को अगर समझना है, उसको डायग्नोस करना, ट्रीट करना, एनालाइज करना, तो इनको समझना हमारे पास लाजम। तो ट्रांसलेटरिक ट्रीटमेंट जो कैल्टनबोन का कॉन्सेप्ट था अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान, इट अलाउ द सेफ एंड इफेक्टिव जॉइंट मोबिलाइजेशन। वो उसमें बिल्कुल सेफ एंड इफेक्टिव जॉइंट मोबिलाइजेशन होती थी ट्रीटमेंट प्लान के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दैट्स व्हाई दे enrolled, या दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड इट। द थेरेपिस्ट इवोल्यूट द ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट को पहले इवोल्यूट किया जाता था, ओके, ट्रैक्शन एंड ग्लाइडिंग करके बाय फीलिंग द अमाउंट ऑफ द स्लैक इन द मूवमेंट। स्लैक इन काइंड ऑफ द what we feel the movement basically, जिस तरह एंड फील को फील करते हैं उस तरह स्लैक को फील किया जाता था, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता। लेट्स सपोज अगर आप किसी जॉइंट के एक आर्टिकुलर सरफेस को होल्ड करके उसको ग्रैस्प करके मूव कराते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप बेसिकली उसकी मूवमेंट फील कर रहे हो कि वो आर्थ्रोकाइनेमेटिकली एट आर्टिकुलर सरफेस
कितनी मूवमेंट आपको अलो करता है। तो वो दैट काइंड ऑफ द स्लैक या जो बैरियर्स है उसको फील करना, सेंस करना लाजम था। तो थेरेपिस्ट यूजेस द ग्रेड ऑफ द मूवमेंट टू रेट द अमाउंट ऑफ द जॉइंट प्ले। अब जब आप जॉइंट प्ले मेजर करेंगे, फील करेंगे, सेंस करेंगे, तो ही तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जॉइंट हाइपोमोबाइल है या नहीं। फिर आप उसको अपोजिट एक्सट्रीमिटी से कंपेयर करेंगे। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। देन 3D ज्वाइंट पोजिशनिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एक्चुअल रेस्टिंग, रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग पोजिशन, बेसिकली ये भी केल्टन बोर्ड ने दी थी। इट्स केयरली अप्लाइड बिफोर द टेस्ट एंड मोबिलाइजेशन। टेस्ट और कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हो या मोबिलाइज करते हो ज्वाइंट को, उसमें उससे पहले उसकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है, जिसको हम वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया था। The refines and the direct movement in the actual resting position and the point of restriction and in other joint position were greater specificity and very effects, very effective and उसके अच्छे effects थे। मतलब जितने भी हम डायरेक्ट मूवमेंट, एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को फील करना इन अदर पोजीशन में। एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ इन आसान लफ्जों में। जब हम किसी ज्वाइंट को मोबिलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे मोबिलाइज तो ट्रीटमेंट पार्ट हो गया, असेसमेंट को फिलहाल साइड पे रखते हैं। जब हम मोबिलाइज करते हैं तो हम ज्वाइंट की पोजीशन बड़ा चूज करते हैं कि यार क्लोज पे एक पोजीशन में ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, मिसाल मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इट वुड बी कैन बी रिस्की। ये कॉन्सेप्ट भी पहले दिया गया था। तो ज्वाइंट की पोजीशन बिफोर यू अप्लाई एनी मोबिलाइजिंग एनी मैनुअल थेरेपी टेक्निक वर वेरी इफेक्टिव या वर वेरी important to understand before you apply any any manual therapy technique. Then after that the Kelton-Bone convex concave rule, वो क्या व्यू क्यों इफेक्टिव हुआ? इट बेसिकली डायरेक्टली allows indirect determination of the direction of the decreased joint closure to ensure the joint mechanics to normal joint mechanics basically। ये indirectly determine करता था डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीज जॉइंट ग्लाइडिंग, मतलब किस तरफ जॉइंट हाइपोमोबाइल है, किस तरफ जॉइंट डिक्रीज जॉइंट ग्लाइडिंग, मतलब इनडायरेक्टली हाइपोमोबिलिटी। तो अगर हम जब जॉइंट प्ले चेक करें बेसिकली, उससे हमें ये अंदाजा होता है कि चलो हाइपोमोबिलिटी तो है, किस तरफ अफेक्टेड है, किस तरफ हाइपोमोबिलिटी है, इंफीरियरली, सुपीरियरली, अकॉर्डिंग टू द जॉइंट। हम उसको चेक करते थे जॉइंट ग्लाइड किस तरफ रिस्ट्रिक्टेड है, तो ग्लाइड भी हम उस हिसाब से देंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई एब्डक्शन में इंफीरियर ग्लाइड देंगे, ये कॉन्सेप्ट भी तो हमें केल्टन कॉन्वेक्स काउंटर रूल से मिला है बेसिकली। वरना हमें कैसे पता चले, हम कैसे कहें कि साइनोवियल जॉइंट में एब्डक्शन रिस्ट्रिक्टेड, आप इंफीरियर ग्लाइड तो आप सुपीरियर दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द बायोमेकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्स काउंटर रूल, वी नो दैट ड्यूरिंग द एब्डक्शन द आर्थ्रोकाइनेमेटिकली जो ग्लाइडिंग है, जो जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस है वो इंफीरियरली ग्लाइड करता है। इट मींस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एब्डक्शन एट एनी साइनोवियल जॉइंट यू नीड टू ग्लाइड इट इंफीरियरली। हालांकि इसके बाद एविडेंसेस और भी बढ़ते गए, बट दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। देन therapist evaluate and treat all the combination of the movement। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, जब 2 से 3 मूवमेंट्स को आप एक साथ मिलाते हो, दो कॉन्सेप्ट, दो टेक्निक्स को जब मिलाते हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, जब दो टेक्निक्स को मिलाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट जब दो मूवमेंट्स को मिलाते हैं। मिसाल आपने अगेन अब पेरिफेरल जॉइंट या किसी भी मिसाल है, शोल्डर पे आप फ्लेक्शन, फ्लेक्स शोल्डर के साथ अगर आप रोटेशन करते हो तो दो मूवमेंट्स को आप मिला रहे हो। तो टेक्निक्स को कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक भी केल्टन मोर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप मोबिलाइजेशन के साथ मोबिलाइजेशन के साथ आपने मसाज कर दिया या कोई अदर स्पेशल ट्रीटमेंट कर लिया, तो दो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट को आप मिला रहे हो। Then therapist uses the specific evaluation and specific treatment, including the special test to reconfirm the diagnosis and ultimately to treat the hyper या hypermobility। ठीक है। Then we have a combination of the techniques. Combination of technique, simply this combination, this refers to the combining the several techniques in a single treatment session। एक ट्रीटमेंट सेशन में जब आप दो स्कूल ऑफ थॉट को, दो टेक्निक्स को मिलाते हो, तो वो कॉम्बिनेशन टेक्निक, एंड इट वाज अलाउड in order to alleviate the symptom, in order to reduce the pain. The pain relief, let's suppose, is one technique and the self tissue mobilization is another technique। दोनों को मिलाओ मिसाल के तौर पे, तो ट्रीटमेंट सच एज द फंक्शनल मसाज एंड द मसल शॉर्टन, मसल स्ट्रेचिंग, तो दो टेक्निक होगी, आपने मिला दिया उनको। दे आर frequently used before technique to enhance the joint mobility। ये दोनों कॉन्सेप्ट जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। Then self-treatment is an important aspect of the physical therapy discipline for a faster recovery। For a good recovery हम उसको home plan वगैरह भी देते हैं maintain करने के लिए simply। Then next concept is the clinical trial and the clinical reasoning। Clinical trials in the medical field, the treatment trials, they are very important for proving your hypothesis। आप कोई भी
हाइपोथेसाइज करते हो जब चीज को, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल देना लाजम, अदरवाइज the science won't accept it and you would not be able to portray or present that hypothesis. Okay, so as an additional evaluation, the technique clinical trial is an experiment basically to confirm an initial physical diagnosis. अगर आप कोई diagnosis बनाते हो, कोई ट्रीटमेंट करते हो, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल करना लाजम है. मेरा एक सिंपल सा मिसाल है, लाइक ड्यूरिंग द कोविड several medications they were claimed to be useful for the treatment but only few were accepted. कोविड के वक्त में लोगों ने कहा था कि डेक्सा इफेक्टिव है या ये इफेक्टिव है, वॉट एवर, मिसाल के तौर पर तीन तीन चार मेडिसिन हमें दी गई, लेकिन वो एक हाइपोथेसाइज्ड थी बेसिकली. लेकिन जब उनको क्लिनिकली ट्रायल किया गया, देखा गया कोविड के पेशेंट में भाई ये बड़ी इफेक्टिव है, एंड फाइनली वो डिक्लेयर हुई कि दिस वन इज द चॉइस एंड दिस इज द वेरी इफेक्टिव सिंपली. देन ergonomic प्रिंसिपल फॉर द थेरेपिस्ट, मतलब थेरेपिस्ट के लिए भी एक ऐसा वर्क स्टेशन बनाना. ergonomic मतलब एडजस्टिंग योर वर्क प्लेस, वर्क स्टेशन अकॉर्डिंग टू द थेरेपिस्ट या अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय, विच इज कॉल्ड ergonomics, विच इज वेरी नीडेड. या मिसाल के तौर पे अगर आप फिजिकल थेरेपी की टेक्निक अप्लाई कर रहे हो और काउच अगर आपके पास एडजस्टेबल नहीं है, लेट्स सपोज, तो डेफिनेटली आपने अपनी बॉडी से काम लेना. तो बजाय आपकी बॉडी से काम लेने के, why you don't use different gadget or high adjustable tools, high adjustable couches, low and high जो couches आते हैं, in order to reduce the your risk basically. So ergonomics basically refers to simply the adjusting the environment and the workstation according to the need of the employee. Let's suppose the clinical setting, जो आपका clinical setup is like the workstation for a physical therapist. So as a result, a variety of the tools and gadgets they are used as a treatment procedures such as the low and high adjustable treatment tables, mobilization belt वगैरह. Let's suppose हम MW परफॉर्म करते हैं, तो हम उसमें एक मैनुअल थेरेपी का बेल्ट वगैरह भी यूज करते हैं, तो अपनी एफर्ट्स को कम करने के लिए, आसान लफ्जों में रिस्क को भी कम करने के लिए और प्लस में एफर्ट्स को भी कम करने के लिए, ताकि हमें रिजल्ट वही मिले लेकिन हमारे एफर्ट्स कम लगे. अब हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देंगे. The Kelton-Board method they used for the four joint testing and mobilization is basically the part of the larger scope of the OMT Kelton-Board concept, जिसको हम Kelton-Board evidence concept. तो इसमें एक छोटी सी दो तीन चीजें, वैसे हम फिजिकल डायग्नोसिस और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी एक इन लिस्ट, एक चेकलिस्ट मैं आपके सामने दे देता हूँ फॉर अ फिजिकल डायग्नोसिस. अब इस नंबर 1 मिसाल के तौर पे स्क्रीनिंग एग्जाम, हम क्विक एग्जामिनेशन करते हैं टू आइडेंटिफाई अ रीजन वेयर अ प्रॉब्लम इज लोकलाइज्ड एंड फोकस्ड. जब हम डिटेल एग्जामिन करते हैं तो पहला स्टेप हमारा स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है बेसिकली. देन वी हैव अ डिटेल एग्जामिनेशन. डिटेल एग्जामिनेशन में हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम फ्रॉम एज, जेंडर, डेटा, एवरीथिंग चीज हम उनसे पूछते हैं, हर शे हम उनसे पूछते हैं बेसिकली कि भाई आपको चोट कहाँ से लगी, एवरीथिंग. वी आस्क डेमोग्राफिक डेटा, प्रेजेंट कंप्लेंट, किस कंप्लेंट के साथ आप आए हो, उससे वापस था पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. देन द नेक्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन. ये बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन फिजिकल डायग्नोसिस और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये बिल्कुल एक चेकलिस्ट है, ठीक है. इंस्पेक्शन मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ कि हर वो चीज जो आप बिना टच किए लेट्स सपोज फील करते हो, वो इंस्पेक्शन में आता है. तो आपका फोकस, आप क्या चेक कर सकते हो बिना टच किए, आप बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप, बॉडी का आप स्किन टेक्सचर वगैरह या कोई असिस्टिव डिवाइस, गेट पैटर्न, ये सारी चीजें आप उसकी चेक करते हो बिना चेक किए, बिना टच किए बेसिकली. सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली इंस्पेक्टिंग. देन द टेस्ट ऑफ द फंक्शन, जिसमें हम एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स कराते हैं. पेशेंट्स जो भी ज्वाइंट के साथ आता है, हम उसकी पहले एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स कराते हैं, रेजिस्टेड मूवमेंट कराते हैं. एक्टिव पैसिव मूवमेंट हम इसीलिए कराते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके लोकेशन, टाइप, सीवियरिटी ऑफ द डिसफंक्शन. सिंपल इज दैट कि अगर किसी को एक्टिव मूवमेंट में पेन होता है तो हमें लगता है कि शायद मसल्स इन्वॉल्व है, नहीं है. पैसिव में हमें लगता है कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हो सकता है. दिस इज हाउ वी आर जस्ट कंक्लूडिंग, सिंपल इज दैट. देन वी गो फॉर द रेजिस्टेड मूवमेंट. resisted movement we just check the neuromuscular kind of activity. हम मसल्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं कि जो मसल्स हैं या एसोसिएटेड जो जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं. रेजिस्टेंस टेस्ट हम कराते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम मसल की बेसिकली स्ट्रेंथ चेक करें. पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द जॉइंट फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू डिसफंक्शन एंड द टाइप ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व. डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडिशनल टेस्ट में हम बहुत सारे और टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है,
इंड्योरेंस टेस्ट है, फंक्शनल कैपेसिटी टेस्ट है, ये सारी चीजें हम एडिशनल टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद देन यू हैव अ palpation, हर वो चीज नाउ यू कैन टच द पेशेंट। लेट्स सपोज आपने उसका स्पाजम चेक किया, आपने डिफरेंट टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए, टेंडेंस वगैरह, ट्रिगर पॉइंट चेक किए, टेंडर पॉइंट चेक किए, हर वो चीज जो आप चेक, स्पाजम आपने चेक किया, लेट्स सपोज स्किन टेक्सचर चेक किया, फील किया, कॉन्ट्रैक्चर चेक किए, नाउ यू कैन पैल्पेट दैट। एंड देन न्यूरोलॉजिकल एंड वेस्कुलर एग्जामिनेशन, नर्व्स और वेसल्स को भी आप चेक करते हो, लाइक डर्माटोम, मायोटोम एंड डिफरेंट स्पेशल टेस्ट फॉर दैट वेस्कुलर इश्यूज, इस तरह करके। एंड देन मेडिकल डायग्नोस्टिक स्टडीज, रेडियोग्राफ्स, लैब टेस्ट, ये सारी चीजें आपने चेक की। उसके बाद देन यू टारगेट द ट्रीटमेंट, कि भाई अब हमने ट्रीटमेंट करना है, कि हमने एक फिजिकल एग्जामिनेशन की पिक्चर बना ली, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिकली, आगे इसकी डिटेल सारा डिटेल में लिखा हुआ है। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है भाई सिम्टम को रिलीव करना है हमने। सिम्टम रिलीव करना है तो मोस्ट ऑफन पेन को ही हमने डील करना होता है, पेन मैनेजमेंट के तौर पे। तो इमोबिलाइज करने के लिए हम जनरली अगर इमोबिलाइज करते हैं तो हम बेड रेस्ट दे देते हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर या डिसलोकेशन है। स्पेसिफिकली अगर एक सेगमेंट को करना है तो उसके लिए हम स्लिंग्स, कॉर्सेट्स, स्प्लिंट, कास्टिंग, टेपिंग वगैरह यूज करते हैं। अगर हमने जनरल करना है तो पूरा बेड रेस्ट दे देते हैं। फ्रैक्चर हुआ लेट्स सपोज शोल्डर का, हमने उसको बेड रेस्ट दे दिया जनरल, पॉसिबल है लेकिन मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूं। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली किसी शोल्डर जॉइंट को देना है, हमने सलिंग पहना दिया। अगर हमने थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी परफॉर्म करनी है, जो कि पेन मैनेजमेंट के तौर पे यूज होती है, या पेन रिलीफ जॉइंट मोबिलाइजेशन है मिसाल के तौर पे, वो भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें वी ऑल नो दैट कि जॉइंट अगर पेन में है तो हम ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, द वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, इंटरमिटेंट मस्कुलर मैनुअल ट्रैक्शन वी कैन गिव। स्पेशल प्रोसीजर में ड्राइनलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह, ये सारी स्पेशल आती है। अगर आपके पास लगे कि पेन एक्यूट नहीं है, क्रोनिक है, यू कैन अप्लाई दैट। नंबर टू ऑप्शन, पेन के बाद हमारा लॉन्ग टर्म गोल में टू इंक्रीज द मोबिलिटी। मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी यूज मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसमें हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव में दोनों में आ जाते हैं। लेट्स सपोज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में वी आर डीलिंग विद द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ओनली। सॉफ्ट टिश्यू मसाज आपका सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, क्लासिकल, फंक्शनल एंड फ्रिक्शनल मसाज है। एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स लाइक पीएनएफ, मेड, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, मसल स्ट्रेचिंग, ये सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। थर्ड, देन इंक्रीज द मोबिलिटी के लिए सेकंड पार्ट होगा जॉइंट मोबिलाइजेशन। वी ऑल नो दैट जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, ग्रेड 1 पैक्टिलर मोबिलाइजेशन, कैल्टन बोन मोबिलाइजेशन, दिस इज हाउ द रिलैक्सेशन जॉइंट मोबिलाइजेशन ग्रेड 1 to 3, जिसमें 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजिशनिंग हम यूज करते हैं। स्ट्रेच जॉइंट मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 आपका मैनुअल मोबिलाइजेशन इन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, या मैनुअल मोबिलाइजेशन एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन जहां पे आपको पीरियड फील होता है। देन मैनिपुलेशन, वी ऑल नो दैट द कार्पेट टेक्निक, द एचवीएलए, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। द नेक्स्ट मोबिलाइजेशन इज द नर्व न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, मतलब नर्व या ड्यूरा की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द ड्यूरा मैटर, nerve roots and peripheral, the nerve clotting, nerve flossings, these are the neural mobilizations, neural tissue mobilization. And then specialized exercises to increase or maintain the soft tissue length and mobility, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, स्ट्रेचिंग्स वगैरह सब आ जाती है। लास्टली हम लिमिट भी करेंगे मूवमेंट को। लेट्स सपोज डिसलोकेटेड जॉइंट है, पेनफुल जॉइंट है, डेफिनेटली भी लिमिट के लिए एक्टिव लिमिट करा सकते हैं। पैसिव लिमिट में भी यूज द सपोर्टिव डिवाइसेस, या स्पेशल एक्सरसाइजेस की ये वाली एक्सरसाइज करो, ये ना करो, ताकि आपको पेन ना हो बेसिकली। तो हम लिमिट कर रहे हैं मूवमेंट को, ताकि फ्रैक्चर हुआ किसी को, स्लिंग पहनाने का मकसद क्या है, ताकि वो लिमिट मूवमेंट हो जाए उसकी, ताकि वो हीलिंग प्रॉपरली। स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस बता दी, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है भाई, हमने उसकी पोजिशनिंग बता दी, पोजिशनिंग भी एक एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक बता दिया, आइसोमेट्रिक में मसल फिजिकली जॉइंट मूव नहीं करता लेकिन इंटरनली मसल्स मूव करते हैं, तो फ्रैक्चर वाला बंदा आइसोमेट्रिक कर सकता है। एंड ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द मूवमेंट, द बेस्ट एग्जांपल यू हैव पोजिशनिंग एंड आइसोमेट्रिक्स। उसके बाद द सेकंड लास्ट स्टेप, टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट एंड ट्रेन। पेशेंट को इन्फॉर्म करना लाजिम है, भाई आपकी ये कंडीशंस है, इतना इसमें टाइम लगेगा, और ये आपको प्रॉब्लम हुई है, यू हैव टू डू एंड डू लाइक दिस। देन इंस्ट्रक्ट, उनको इंस्ट्रक्ट भी करना है कि आपने ये चीजें करनी है प्रिकॉशन के तौर पे, घर पे होम प्लान करना है, एंड फाइनली ट्रेन भी करना है, ठीक है। सो एक्सरसाइजेस एंड एजुकेशन टू इम्प्रूव दी फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द इंजरी। अगर किसी को डिसलोकेशन हुआ तो हमने उनको पहले इन्फॉर्म किया कि आपको डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है, आपने 6 हफ्ते ये स्लिंग पहनना है, 2 हफ्ते पहनना है। फिर आपने मीन वाइल, ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल हाइपोमोबाइल पे रख देना है,
आपने उसकी पोजिशनिंग करनी है, आपने जो है वो ये एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बरकरार रहे, आपको बेड सोर्स डेवलप ना हो अगर बेड रिडन पेशेंट है. दिस इज हाउ वी guide them to prevent the injury. And then instruction in the relevant ergonomics and self-care techniques like medical training therapy, automobilization, अगर उनको हम self stretches बताते हैं, self stabilization बताते हैं, we can guide them. This is how. And finally, the research. Then the clinical trials to determine the efficacy of the both if, the single and combined treatment method. An evidence-based approach to every aspect of the evolution and treatment is an essential practitioner to all the research. जो भी चीजें आपने की उसको जिस तरह मैंने बताया कि 1940 में जाके ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दो साइंटिस्ट ने दो काइंड ऑफ साइंटिस्ट मैं कह रहा हूँ दो प्रैक्टिशनर जो थे उन्होंने लॉन्च करवाया दी फ्रेडी कल्टनबॉर्न एंड ऑलिव एफ जेंथ ने, लेकिन अप्रूव कब वो 1973 के बाद. मीन वाइल वो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, रिसर्चेस चल रहे थे, एविडेंसेस प्रूव हो रहे थे. एविडेंसेस जब अप्रूव्ड होंगे, रिव्यूड होंगे, ऑथराइज्ड होंगे, पब्लिश होंगे, उसके बाद जाके अप्रूवल मिली 1973 में IFOMT की तरफ से कि नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वाइडली एक्सेप्ट. So this is how the concept is given. So I wish the all concepts are clear. अगर आपको कोई भी again, if you have a query, you can ask in the comment box. I will try my best to answer as soon as possible. And lastly, this is a just class one and the day one. This is a day one class, the basic concepts of the manual therapy for a diploma in manual therapy concept. Diploma in manual therapy online total उसमें 20 से 25 क्लासेस हैं, 5-6 फिजिकल क्लासेस हैं, उसके बाद सारी ऑनलाइन क्लासेस. और जो फिजिकल क्लासेस हैं वो 3 से 4 सिटीज पाकिस्तान के 3 से 4 सिटीज में हो चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर द इंटरनेशनल एंड अदर स्टूडेंट ऑनलाइन ऑल ऑनलाइन क्लासेस आर आल्सो पॉसिबल. दिस वाज जस्ट क्लास 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू class 2. Till then, thank you so much and don't forget to subscribe and share my channel as well. Thank you so much.